मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो आगामी चुनाव के लिए जो रणनीति है उसके ऊपर, और साथ ही हमारा आज ये सवाल है कि मोहब्बत की दुकान पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो मोहब्बत की दुकान लगाती है, इस मोहब्बत की दुकान पर सवर्णों के लिए इतनी नफरत क्यों है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा आज का सवाल है कि इस मोहब्बत की दुकान पर सवर्णों के लिए इतनी नफरत क्यों है। आप अगर गौर से देखें तो इधर के कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी रणनीति में एक कह सकते हैं 360 डिग्री बदलाव लाया है। वह कांग्रेस पार्टी जो एक जमाने में पिछड़ों और दलितों के नेतृत्व को किसी भी स्तर पर, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो या केंद्रीय स्तर हो, कहीं पर भी उभरने नहीं दिया। आप कई उदाहरण मिलेंगे आपको, कई उदाहरण मैं आज आपको देकर समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने आज एक तरह से, आप अगर हम केवल बिहार की राजनीति में, केवल पूरे देश भर की राजनीति की समीक्षा आज नहीं करूंगा, केवल कुछ उदाहरण देने का प्रयास करूंगा आपको। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर आए हुए इधर साल भर के अंदर के परिवर्तन को अगर केवल देखें तो हमें इस चीज का एक ठोस आधार दिखेगा। सबसे पहले आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी भी सीटों पे लड़ी थी, उन सीटों में आप अगर उम्मीदवारों की सूची निकाल कर देखेंगे तो आपको इसका सबूत मिलेगा। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी जो सीटें लड़ी उसमें किशनगंज हो, कटिहार हो, जहां से मुस्लिम उम्मीदवार थे। फिर उसके बाद जो सीटें लड़ी कांग्रेस पार्टी, समस्तीपुर की सीट थी जहां से, जो कि रिजर्व सीट मानी जाती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी लड़ी सासाराम लोकसभा सीट, सासाराम भी सुरक्षित सीट मानी जाती है। मतलब कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के सीटों पर उम्मीदवार और सीट का सिलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा होता रहा, उससे भी आपको कई संकेत मिलेंगे। और अंततोगत्वा जब लोकसभा के चुनाव के दौरान ही आप देखेंगे, चुनाव खत्म होने के बाद ही सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह से मैं कहूं तो कांग्रेस पार्टी ने किया सवर्णों पर, जब कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को उनके पद से मुक्त कर दिया गया। अजीत शर्मा को हटाकर, अजीत शर्मा आपको पता है भागलपुर विधानसभा सीट से एमएलए हैं, और उनके बदले एक मुस्लिम विधायक शकील अहमद खान को विधायक दल का नया नेता बनाया गया। उसके बाद चलिए आप, उसके बाद जब इधर के दिनों में 3 महीने के अंदर तो ये गति इतनी तेज रही जिसमें कि कहीं ना कहीं आप देखिए कई विषय, कई घटनाएं। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद राहुल गांधी का बिहार आना, और बिहार में आकर ही जातिगत सर्वेक्षण की चर्चा करना, और साथ ही जातिगत सर्वेक्षण की चर्चा करने के दौरान उनका ये उदाहरण देना कि हिंदुस्तान के जितने भी महत्वपूर्ण पद है सब पर सवर्णों का कब्जा है। तो ये सवाल अगर एक उंगली राहुल गांधी अगर वर्तमान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वर्तमान में सरकार है, उसके खिलाफ उठाते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि 4 उंगलियां खुद राहुल गांधी की तरफ खड़ी हो जाती है। क्यों होता है? इसलिए कि 1947 से लेकर 1990 तक, आप कह सकते हैं 89 तक, केंद्र में एक छत्र राज रहा कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के एक छत्र राज में 90% हिस्सों पे राहुल गांधी के परिजनों का कब्जा रहा। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी दादी इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह की भी जो सरकार रही, तो कह सकते हैं आप कि मनमोहन सिंह की भी सरकार भी, तो एक तरह से मनमोहन सिंह छाया प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शैडो प्राइम मिनिस्टर थे। रियल जो पावर था वो तो एनईसी के अंदर था, जिसकी हेड सोनिया गांधी थी। खैर, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये जिम्मेवारी किसकी थी? उतना ही नहीं, आप याद कर लीजिए 1951 ईस्वी में ही देश के अंदर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। उस काका कालेलकर आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, पिछड़े वर्गों के अंदर इस प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है और पिछड़ों को कोई अलग सुविधा आरक्षण की तरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से
खारिज कर दिया था उस रिपोर्ट को। उसके बाद अगर हम जाति के आधार पर जनगणना की बात करें तो 1931 में अंतिम जनगणना हुई। 1941 कह सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इसलिए उस दौरान अंग्रेज सरकार नहीं करा सकी। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जब सबसे सवाल हुआ कि सेंसस जातिगत होना चाहिए, चूंकि हमें पता है 1931 में अंतिम जनगणना हुई थी जो जाति के आधार पर हुई थी। देश के अंदर जितने भी कानून बने हुए हैं वो सब आप कह सकते हैं, अधिकतर कानून में हमारे संविधान में 70% हिस्से 1935 के जो कानून थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए उसी से लिया गया है। तो ये सवाल उठा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, देश अब आजाद हो गया, अब जाति के आधार पर संरक्षण की जरूरत नहीं है। ये अंग्रेजों का बांटो फूट डालो और राज करो नीति के कारण ही जातिगत संरक्षण करवाया जाता था, जातिगत जनगणना करवाई जाती थी, ऐसा जवाहरलाल नेहरू का कहना था। चलिए, ये हो गया काका कालेलकर और जनगणना पर। उसके बाद 1979 में जब देश में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए और उनको संरक्षण किस प्रकार दिया जाए संविधान के द्वारा, देश के राजनीति के द्वारा, इसके लिए एक मंडल कमीशन का गठन किया गया, जिस मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन तब तक रिपोर्ट आते आते सरकार बदल चुकी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से खारिज किया। उसके बाद से आप 80 से लेकर 1989 तक श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उस पर धूले फांकने दी। भला मनाइए, पिछड़े वर्ग मनाए कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने 1989 में और परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई देवीलाल की चुनौती के से निपटने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं आप कि देवीलाल की चुनौती से निपटने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को देश भर में लागू कर दिया। लागू होते ही राजीव गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध किया। ठीक है, हिंसात्मक विरोध किया। ठीक है, कई छात्र को ने आत्मदाह किया, जगह जगह जातिगत संघर्ष, जातिगत हिंसा का वातावरण बना। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी खत्म होती गई। स्थिति वर्तमान में अगर हम देखें तो अगर अंतिम मंत्रिमंडल भी देख लिया जाए, अगर मनमोहन सिंह का 2009 से 14 तक, उस सरकार में भी अगर जाति के आधार पर आप मंत्रियों की संख्या देखेंगे या फिर केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों की संख्या देखेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसके जन्मदाता भी कांग्रेस की सरकार रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी कांग्रेस पार्टी रही है। कई ऐसे कांग्रेस पार्टी में के नेता सुप्रीम कोर्ट के जजेज रहे जो कि बाद में कांग्रेस राज्यसभा के सदस्य रहे। यहां तक कि राजनीति में आने के बाद, राज्यसभा मेंबर रहने के बाद, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जाकर जज बन गए वो। ऐसा भी उदाहरण है देश के अंदर। तो इस प्रकार की स्थितियां रही। लेकिन अब आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, उसमें एक जो कॉमन बात है ये है कि इस देश में और विशेषकर बिहार की राजनीति में सवर्णों को कांग्रेस पार्टी हर समस्याओं के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहती है। और कहीं ना कहीं आप अगर गौर से देखेंगे तो बिहार में जो 1990 से लेकर 95 तक, मैं कह रहा हूं 5 वर्ष का ही, जिस प्रकार की राजनीति लालू प्रसाद यादव ने किया था, उसी प्रकार की राजनीति करने का प्रयास आज राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि एक तो मैंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल सी के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से दोनों सवर्णों को हटाकर एक तरह से एक जगह मुसलमान को, दूसरे जगह एक राजेश राम अनुसूचित जाति से व्यक्ति को वहां नियुक्त करना। उसके बाद अभी देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बिहार के महासचिव, जो प्रभारी महासचिव है, वहां से डॉक्टर मोहन प्रकाश को हटाया और उनके बदले कृष्णा लावेरू को कर्नाटक से लेकर आए। उतना ही नहीं, अभी बिहार में एक सुपर प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है, सचिन पायलट, राजस्थान से, गुजर समाज से, पिछड़ी जाति से आते हैं। तो राजेश पायलट को सुपर प्रभारी के रूप में बिहार भेजकर राहुल गांधी ने इस बात का एक और स्पष्ट इशारा किया कि बिहार की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी के मोहब्बत की दुकान पर अब किसी भी सवर्ण का कोई भी प्रमुख जगह पर कोई नियुक्ति नहीं है और न कोई उनकी कोई भूमिका बची है।
कांग्रेस पार्टी में अगर हम जो अगर आंतरिक यहां पर रचना देखें, एक तो विधायिका से आपने खत्म किया, पार्टी संगठन से खत्म किया, उतना ही नहीं, जिस दिन राहुल गांधी पटना में थे, पहले बेगूसराय गए थे, बेगूसराय से में कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हुए थे, उसके बाद जब पटना आए, ठीक है, तो बिहार संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी गए कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम, और सदाकत आश्रम में ही कांग्रेस पार्टी के दो गुटों के बीच भयंकर मारपीट हुई, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो शकील अहमद खान के समर्थकों ने अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थकों की भयंकर पिटाई किया, और उसके बारे में कांग्रेस के न किसी प्रदेश के पदाधिकारी न किसी केंद्र के पदाधिकारी, राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी ने कोई बयान भी देना उचित नहीं समझा। उन बातों को सिरे से नकारते हुए उस घटना को कंप्लीटली दबा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। अब देखिए आने वाले चुनाव में इस जो रणनीति है राहुल गांधी का, इस रणनीति का लाभ मिलता है राहुल गांधी को या फिर उसका नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। कहीं ऐसा ना हो कि माने माया की प्रत्याशा में, ठीक है, राम भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाए, ठीक है। क्या होता है ये तो मेरे और आपके अकेले के बस में नहीं है, बिहार की जनता फैसला करेगी। आने वाले दिनों में, आने वाले इसी वर्ष जब अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होना है, तब तक कई घटनाएं इस प्रकार की घटेगी। हम प्रतिदिन आपके समक्ष किसी न किसी मुद्दे पर राजनीति का विश्लेषण करते हैं। अब इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।